तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम ऐना को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट के साथ में खाना खा रही थी, जहाँ पर उसके माँ उसे कुछ कहती है जो कि उसे पसंद नहीं आता। अब वो अपनी फिंगर पर नेल रब करने लगती है। वो अक्सर गुस्से में, कंफ्यूजन में और एग्रेशन में ऐसे ही अपनी फिंगर की नेल रब करने लगती है, जो कि ज्यादा खास नहीं है। लेकिन खास चीज को अब हम देख पाते हैं कि उसके पेट से कोई चीज बाहर की ओर मूव होती है, जिससे उसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। फिर वो परेशान होती है और अपने पेट को रब करने लगती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो भी इन सब पर ध्यान नहीं देती है। अब अगले सीन में हम उसे उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स से अलग रहती है और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड कैलिन उसे मिलने आया हुआ था। वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि ऐना तैयार हो रही थी। तभी हम उसके पेट पर सेम उसी जगह पर जहाँ वो दर्द की हलचल हमने पहले देखी थी, वहाँ हमें एक बड़ा बर्थ मार्क नजर आता है। अब वो तैयार होकर अपने वर्क प्लेस जाती है, जहाँ पर वो काफी बड़े और फेमस फैशन डिजाइनर के पास जॉब करती है, जहाँ पर उसका काम बेस्ट ड्रेस डिजाइन करने का है। लेकिन अभी उसके बॉस को उसके डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आए और उसके ऊपर गलती से ऐना खून भी लगा चुकी थी बटन लगाते हुए, और वो ड्रेस एक फेमस ड्रेस की कॉपी लग रही होती है। तो वो ऐना को काफी सुनाता है, जिससे ऐना अपसेट हो जाती है और वो अब वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसके पेट में वही हलचल वापस शुरू हो जाती है। और वो अब देखती है कि वहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, साथ ही साथ कुछ ब्लड भी था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उससे आकर बात करने लगती है, जिससे वो अभी कुछ नहीं बताती। खैर अब हम इसकी दोस्त के बारे में जानते हैं। इसका नाम एस्टर है, जो कि ऐना के बहुत ही अच्छी दोस्त है, जो कि उसे अभी लाइट अप करती है और पार्टी में चलने के लिए कहती है। फिर ऐना उसे बताती है कि उसे आज कैलिन के अपार्टमेंट जाना है और वो अपने दोस्त से कहती है हम फिर कभी पार्टी के लिए चलेंगे। खैर यहाँ पर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि एस्टर और कैलिन एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और एस्टर के जरिए ही वो ऐना से मिला था और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और एस्टर के अभी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। फिर वो कैलिन के अपार्टमेंट में आ जाती है और फिर कैलिन उसे अपनी मदर की कहानी सुनाता है, जो कि बहुत बीमार रहा करती थी और वो उनके बहुत करीब था, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और वो दोनों अब इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वो उस मार्क को ना देख ले तो वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कैलिन उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, जिस पर वो मना कर देती है और अगली बार मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर उसको अगले ड्रेस तैयार करके देनी थी, लेकिन उसे उस वक्त कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आता। अब वो इतना सोच कर परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद उसे अपने पेट में फिर से वही हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि उसके पेट के बर्थ मार्क से एक क्रीचर बाहर आ रहा है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। वो क्रीचर उसे बुरा भला सुनाने लगता है और वो ड्रेस में भी फेल हुई तो उसके भी टोंट वो उसको मारने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो इस क्रीचर को उठाकर अभी क्लोजेस में बंद कर देती है। फिर वो खुद को संभालती है और अपने बर्थ मार्क पर बने हुए गाँव के ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है और उसको अचानक एक काफी बेहतरीन आइडिया आता है और वो एक ड्रेस डिजाइन बनाकर तैयार कर देती है, जो कि उसको बॉस को भी काफी पसंद आ जाता है, जिससे वो काफी खुश होती है। और वो अब एस्टर से बात करती है, जो कि उसके गाँव को नोटिस कर लेती है और वो अब इसके बारे में पूछती है तो वो ये बोल देती है ये किसी तरह की एलर्जी है और वो जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही है। अब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है, जो कि उसके बर्थ मार्क को चेक करती है, जिस पर वो घाव बना हुआ था, और अभी वो उसके रूटीन के बारे में पूछती है, जो कि उसने चेंज नहीं किया है। कोई भी हेल्थ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल नहीं किया, मीन्स ये एलर्जी तो नहीं थी। और तभी वह कहती है कि शायद ये ह्यूमन कामरा का केस हो सकता है, या डीएनए ह्यूमन कामरा होगा, जिसको अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो उसने अपने ट्विंस को वॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिसकी वजह से ये बर्थ मार्क है, जो कि सुपर सेंसिटिव है। हालांकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी अपने डर से ऐना ये पूछ लेती कि क्या वहाँ से ये ट्विन बाहर आ सकता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मीन्स कि वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन हैना के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। अब वो वहाँ से निकलकर एस्टर के पास जाती और वो पूरे रास्ते कैलिन को मैसेज करती आ रही थी, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और जब वो एस्टर के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती तब वो ये देखती है कि एस्टर के फोन पर कैलिन के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वो इससे अपसेट हो जाती है और गुस्सा भी होती है। लेकिन पहले उसके पेट के अंदर वो क्रीचर हलचल करता है, जो कि अब वो बाहर आ चुका था, तो वो अब क्लोजर में हलचल करने लगता है, जिससे हम इतना तो समझ पाते हैं कि वो ऐना के फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। अब वो घर आ जाती है, जहाँ पर उसका वो क्रीचर अब वो क्लोजर से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ हम उसके हाथ पैर भी डेवलप्ड होते हुए देखते हैं और वो खुद भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जो कि उससे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड एस्टर से बात करता है और वो दोनों साथ में है एंड ऑल। और वो इन बातों से है ना को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसे थोड़ा और सुनाकर वो ये कहता है कि वो उसको बचा सकता है, सब कुछ सही कर सकता है। और वो उसकी आंखों में देखती है, एक तरह से अपनोटाइज होने लगती है। तभी उसकी माँ का उसको कॉल आ जाता है, तब वो होश में आ जाती है और उसके सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है, यानी कि उस क्रीचर को। अब वो उसे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देती है और वो कहता है कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकती, चाहे कितनी कोशिश कर ले। लेकिन है ना उसकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए अपने घर निकल जाती है। अब फिर से उसके माँ का कॉल आता है, जिनके कॉल्स को वो यूजुअली पिक नहीं करती है, लेकिन फिलहाल वो पिक कर लेती है और वो उनसे पूछती है कि उनका कोई ट्यून था क्या, लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है। और अब वो उसे गुड बाय डिनर के बारे
बारे में बताती है जिसमें उनके 15 लोग और आएंगे, तो हैना भी आ जाए। और हैना यहाँ थोड़ी बहुत एंजिस थी और अपनी फिंगर्स की नॉइस लेती है, यानी कि वो टेंशन में ये सब क्या करती थी। तभी उसके डोर पर आवाज आती है और वो डोर ओपन करती है, तो वहाँ पर एस्टर और कैलिन थे जो कि उसे वो पिकनिक के लिए लेने आए थे। लेकिन हैना उनको साथ में देखकर अपसेट हो जाती है और उससे पहले ही उन पर शक था कि उनके बीच कुछ पक रहा था, तो अब वो भी ऐसा सोचती है और उसका शक बढ़ता जाता है। लेकिन वो उन्हें जाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब वो इंटरनेट के ऊपर डुअल डीएनए कैमरा के बारे में सर्च करती है और तभी उसे इस चीज से सफर कर रहे लोगों की कम्युनिटी के बारे में पता चलता है और वो उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। अब वो एक सीक्रेट बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसके जैसे ही सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और वो उस क्रिएचर को अपेंडिक्स बुलाते हैं और वो उनके क्रिएचर के बारे में सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि वो अकेली नहीं है जो इस चीज से जूझ रही है। फिर उसे वहाँ पर एक व्यक्ति फ्रेड अपने अपेंडिक्स के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि उन लोगों को मिरिजिबल बनाकर अपना फायदा करता है और इन सब के अपेंडिक्स उनके बर्थ मार्क से ही निकलते हैं एज वो वहीं से पैदा होता है या फिर बाहर आते हैं। और ये एक तरह की अनडिस्कवर्ड एलियंस है जो कि डुअल डीएनए से होती है। अब हैना बोलती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो कहता है कि एक आदमी गया था जिसे पकड़ लिया गया, उस पर इन ह्यूमन ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट चालू हो गए थे और जाएंगे तो सबका यही असर होगा, इसलिए हम सबको चुप कर रहना होगा। अब वो आगे बताता है कि वो अपने अपेंडिक्स को होस्ट पर ही फीड करता है जिसे वो किसी तरह के हिप्नोसिस से कंट्रोल करके उसकी माइंड और बॉडी को कमजोर कर देता है और खुद को ग्रो करता रहता है, ताकतवर होता है। लेकिन वो लोग अपने अपेंडिक्स को मार नहीं सकते क्योंकि वो उनसे ही कनेक्टेड है और वो उसे किसी पर्टिकुलर चीज से जानते हैं जिससे कोई पेन हो सकता है और फीलिंग्स हो सकती है। हमेशा अपने अपेंडिक्स को बांध कर छुपा कर रखना होगा और उनके पास सेडेटिव भी है जिससे वो अपने अपेंडिक्स को कमजोर और बेहोश रख सकते हैं हमेशा के लिए। और वो सेडेटिव इंजेक्शन लेकर हैना भी वहाँ से निकलने लगती है जिसे उसे ग्रुप में क्लोडिया नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उससे बात करती है और कॉफी पीने के लिए अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। खैर क्लोडिया का अपेंडिक्स जो कि रूम में था बहुत हलचल कर रहा था, तो हैना पूछती है उसने उसे सेडेटिव क्यों नहीं दिया, जिस पर वो बताती है कि कभी कभी उसे बुरा लगता है कि ये सही नहीं है। इस पर हैना बोलती है कि उन्हें ये करना ही होगा क्योंकि वो उनका नेगेटिव बिलीव्स को वैलिडेट करने लगता है जो कि ज्यादा गलत है। अब क्लोडिया अपने अपेंडिक्स को शांत कराने जाती है और हैना अपने घर आ जाती है जिससे उसका अपेंडिक्स ये बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है और वो सब कुछ ठीक कर सकता है और अगर वो उसे शांत कर देगी तो वो सफर करती रहेगी। लेकिन उसकी एक नहीं सुनती और वो उसको सेडेटिव दे देती है। फिर अब वो अपने घर आ जाती है और अपने काम पर लग जाती है जिससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड कैलिन आता है जिसके आने से हैना खुश होती है। लेकिन वो ये बताता है कि उसकी और एस्टर की हैना को लेकर बात हुई थी और ये सुनकर हैना फिर से शक करने लगती है कि वो दोनों उसके पीठ पीछे गलत काम करते हैं, बात करते हैं और अब वो उसे घर से निकाल देती है और गुस्से में किसी बात पर एस्टर से भी अगले दिन झगड़ा कर लेती है। फिर कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहता है और वो एक दिन क्लोडिया के पास जाती है जहाँ पर वो बताती है कि उसने कॉलेज में एक दिन अपनी कार हिट कर दी थी क्योंकि खुद को डिफेक्टिव माना करती, जिस पर क्लोडिया उसको समझाती कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और सही है। और हम ये भी जान पाते हैं कि उसकी झिझक, साइनस, एंजाइटी जैसी फीलिंग खुद को लेकर नेगेटिव सोचना ही था। क्लोडिया उसे एक सीक्रेट बताती है कि वो अक्सर अपनी अपेंडिक्स से बात भी करती है जो कि उसे चीजें बताता है जो सही साबित होती हैं और उसने उसके एक्स हस्बैंड के बारे में बिल्कुल सही चीज बताई थी। आगे वो कहती है कि अगर वो अपेंडिक्स को सही से इस्तेमाल करे तो वो एक पर्सनल साइकी की तरह हो सकता है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि वह उसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके ब्लैकआउट ना कर दे। अब हैना घर आकर अपने अपेंडिक्स से बात करने की कोशिश करती है और वो उसको पास बुलाता है। उसे कहता है कि एस्टर और कैलिन दोनों प्यार में हैं और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। वो अब उसे पूरा हिप्नोटाइज करके ब्लैकआउट कर देता है जैसा उसे नहीं करना था और वो अब खुद को ग्रो करने लगता है। और जब वो होश में आती है तो अपेंडिक्स वहाँ से जा चुका था। वो उसे सब जगह ढूंढती है और तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उसे वह खाना पिक करने को बोलती है और वो परेशान हो रही थी लेकिन फिर भी वो निकल जाती है। तभी हम उसके अपेंडिक्स को देखते हैं जो कि वह छुपा हुआ था, वो उसको ट्रैक कर रहा था। खैर वो क्लोडियो को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है जो कि जल्दी मिलने के लिए उसको बोलती है। फिर हैना खाना पिकअप करती है और अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो खाने के ऊपर ही वॉमिट कर देती है और अब उसके अपने पेरेंट्स से भी बहस हो जाती है। जिसके बाद वो वापस वो अपने घर जाती है और रास्ते में क्लोडियो को भी कॉल करके वहाँ बुला लेती है। अब उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी जो कि उसके अपेंडिक्स की वजह से हुए थे और अब उसकी अपेंडिक्स उसके पास आती है जो कि काफी बड़ी हो गई थी और उससे वो बुरी बुरी बातें बोलने लगती है, उसे मेंटली तोड़ने लगती है। फिर वो अपनी जीभ से भी उसे फीड करने लगती है और तभी क्लोडिया वहाँ पर आ जाती है और अब तक हैना की अपेंडिक्स उस पर फीड करके पूरी तरीके से उसका रूप ले चुकी थी और हैना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात हमको यहाँ पर पता चलती है कि क्लोडिया खुद एक अपेंडिक्स है, जी हाँ, जिसने अपनी होस्ट का रूप लिया था और फिर उसे ही कैद करके रखा हुआ है और जो हलचल करती है ना वो रियल क्लोडिया थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लोग होस्ट से झूठ बोलकर उन्हें कमजोर करते हैं। क्लोडिया के अपेंडिक्स ने उसे उसकी हस्बैंड की चीटिंग का झूठ बोला था जबकि ऐसा पूरा सच नहीं था और हैना वाले में एस्टर और कैलिन प्यार में है ये भी सच नहीं था, ये खाली उसको बेवकूफ बनाने के लिए किया था अपेंडिक्स ने। अब ये दोनों अपेंडिक्स मिलकर रियल हैना को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और उसे भी कुछ दिन और जिंदा रखना पड़ेगा। बाद में उसकी अपेंडिक्स के लिए किसी और को ढूंढकर वो हैना को खत्म कर सकते हैं। अब तभी
अपेंडेज है ना एस्टर और कैलिन को अपोलॉजी मैसेज करती है, जो कि एस्टर को काफी अजीब लगता है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर उसे बेसमेंट से आवाज आ रही थी और अपेंडेज है ना उसे कुछ भी झूठ बोलकर वहाँ से भेज देती है। लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि है ना ऐसे बिहेव ही नहीं करती। और जब वो उस पर नजर रखती है तो नोटिस करती है कि उसने और हैना ने तो बेस्ट फ्रेंड वाला टैटू बनवाया था, जो कि इस हैना पर नहीं है। वो अब हैना के बेसमेंट में चेक करने जाती है, वहाँ उसे असली हैना मिल जाती है और उसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, तो उनके रिश्ते वापस ठीक हो जाते हैं। इसी बीच हम अपेंडिस हैना और अपेंडिस क्लोडिया को देखते हैं, जो कि अपेंडिस सपोर्ट ग्रुप के पास आती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि यहाँ पर ये लोग नहीं थे, बल्कि अपेंडिस ही है, जो कि अपने होस्ट पर फीड होकर ग्रो होते हैं और फिर उनकी जिंदगी लेकर जीने लगते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ अब उनके लीडर ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसके अंदर वो दूसरे इंसानों पर भी फीड कर सकते हैं। और वह एक आदमी को उसके भाई की मौत के बारे में बताता है, जो कि उसे मेंटली पेन देता है और इमोशनली तोड़ता है और फिर उस पर ही फीड करता है। और अब बाकी सब अपेंडिस भी यही करने लगेंगे। अब अपेंडिस हैना कैलिन के पास जाती है और यहाँ हॉस्पिटल में रियल हैना से डॉक्टर बात करती है उसके टेस्ट की, और कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहने की बात बोलती है। यहाँ अपेंडिस हैना कैलिन के साथ इंटीमेट होती है और वो उसका बर्थमार्क नोटिस करता है, तो वो कह देती है कि उसने कोई क्रीम लगाई थी जिससे वो थोड़ा फेड हो चुका है। अब कैलिन दूसरे रूम में जाता है और इस हैना का एक दांत टूट जाता है और वो क्लोडिया को कॉल करती है, तो वो कहती है कि रियल हैना फ्री हो चुकी है और बेटर हो रही है मेंटली भी और इमोशनली भी, जिससे ये हैना कमजोर हो रही है एज वो अभी भी जुड़ी हुई थी। और अपेंडिस फीड कैसे करते हैं, वो ग्रो होते हैं कि उसकी कमजोरी मेंटल इमोशनली गिल्ट और पेन से। लेकिन फिलहाल हैना एस्टर के साथ है और कुछ से तो ये हैना को कमजोर कर रही थी, यानी कि उसके अपेंडिस को। फिर अब अपेंडिस क्लोडिया उससे कहती है कि वो किसी और पर फीड कर ले और तभी वो कैलिन के ऊपर फीड करने लगती है, जिसको उसकी मदर का दुख था। अब यहाँ पर रियल हैना और एस्टर को कैलिन की याद आती है। वो दोनों घर आती है और घर के अंदर जाती है तो हैना क्लोडिया पर अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसको सेडेटिव देकर बेहोश कर देती है। अब वो रूम में जाती है जहाँ पर अपेंडिस हैना कैलिन के ऊपर फिट कर रही थी और फिटिंग कंप्लीट होने पर वो मारा जाता है और फिर लिंक भी टूट जाता, तो हैना को भी वो मार देती, लेकिन हैना तभी उसकी जीभ काट देती, जिससे कि फिटिंग वही रुक जाती है। अब अपेंडिस हैना असली हैना को इमोशनल करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन हैना अब काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो खुद को संभाल देती है और सेडेटिव देकर उसे ही बेहोश कर देती है, जो कि कमजोर होती जाएगी और बिल्कुल छोटी हो जाएगी, मरेगी नहीं, लेकिन हार्मलेस और बहुत ही स्मॉल रहेगी। बेसिकली ये क्रीचर बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिससे कि रियल हैना को फर्क नहीं पड़ेगा। अब हैना और एस्टर रियल क्लोडिया को भी बचा लेते हैं और फ्री कर देते हैं और उसकी अपेंडिस भी छोटी और हार्मलेस हो जाती है। फिर अब हैना और एस्टर जॉब को क्विट करके खुद का अपना बिजनेस शुरू कर देती है। हैना के अंदर अब एक नया और बेटर एटीट्यूड आ गया था और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आ गया था। उसके रिश्ते सबसे सही हो चुके थे, इनफैक्ट उसके पेरेंट के साथ भी उसके रिश्ते काफी बढ़िया हो गए थे। वो अपने नेगेटिव को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि जो जैसी है उसमें ही कुछ रहने लगी थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में उसे थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो उनको संभाल लेती है, जैसे वो अपने अपेंडिस को संभाल रही थी। उसने अपने अपेंडिस को एटिक में छुपा कर रख लिया था और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये अपेंडिस हम ह्यूमंस के अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स, ट्रॉमा और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है उनको रिप्रेजेंट करता है, जो कि सबके अंदर होती है, जिससे इंसान कमजोर हो जाता है। देखो ये सारे फीलिंग्स आपके अंदर जरूर आएंगे, लेकिन हमें उसे बस काबू में रखना है और ताकि वो हार्मलेस रहे, बस इसको कंट्रोल करना है। और अपेंडिस यानी कि स्क्रीचर या फिर ये कहीं कि इन फीलिंग्स को बिल्कुल काबू में रखना होगा, जिससे कि हम बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पर ये क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स का एक रिप्रेजेंट है। तो ये कहानी यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर देना।